आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में जहां महिलाएं पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और इस तरह के कोर्सेज में एडमिशन ले रही हैं, जैसा कि पहले होता था कि लड़कियां संख्या मेडिकल कोर्सेज में देखने को मिलती थी, लेकिन इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में वह संख्या कम नजर आती थी। मगर अब ऐसा नहीं है। हालांकि महिला सशक्तिकरण के इस युग में लड़कियां लड़कों की तुलना में गणित और विज्ञान के क्षेत्र में समान रूप से कुशल हैं, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में कम है। इसका मुख्य कारण है इंजीनियरिंग के प्रति समाज की विकृति मानसिकता है। प्रौद्योगिकी द्वारा लाए गए बदलाव को अभी हमारा समाज पूरी तरीके से स्वीकार करने को मानसिक रूप से तैयार नहीं है। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो विश्व का मदर इंजीनियरिंग ब्रांच कहा जाता है सिविल इंजीनियरिंग को, कि सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच इस विश्व में स्टार्ट हुआ था। लेकिन आज के समय जो सिविल इंजीनियरिंग का ग्लोबल सिविल इंजीनियरिंग मार्केट साइज है 2020 में, वो है 7.74 ट्रिलियन यूएसडी। हाँ, पेंडेमिक में कुछ इश्यूज हुए हैं, लेकिन 2025 तक जो विद्वानों का कहना है तो ये इंडस्ट्री हो चुका होगा 11.72 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री शो करती है। लेकिन समस्या यह है कि इस इंडस्ट्री में घुसना तो आसान है, लेकिन इस इंडस्ट्री में रुके रहना एक फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत ही मुश्किल है। अब आगे बात करते हैं परसेंटेज ऑफ ईयर ऑन द जॉब प्रोफाइल। कहा जाता है कि फीमेल कैंडिडेट अपने कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद होती हैं और वो लंबे समय तक किसी इंडस्ट्री में रुक के काम करती। तो इस ग्राफ से समझते हैं कि 19% फीमेल कैंडिडेट 0 से 1 साल के अंदर अपनी जॉब चेंज कर देती हैं, और वहीं पे 1 से 2 साल तक 36%, जो सबसे बड़ा रेशियो है, तो 36% इंजीनियर जो फीमेल कैंडिडेट है वो 1 से 2 साल के अंदर अपनी जॉब चेंज कर देती है। मतलब पहली जॉब में 2 साल तक रुकती है, उसके बाद वो कंपनी चेंज कर देती है। और वहीं पे 3 से 4 साल एक्सपीरियंस तक एक ही कंपनी में 16% इंजीनियर स्टे करती हैं। 5 से 7 साल एक्सपीरियंस एक ही कंपनी पे 14% सिविल इंजीनियर फीमेल कैंडिडेट स्टे करती हैं। 8 से 10 साल तक 5%, और 11+ ईयर तक 10% से ज्यादा इंजीनियर स्टे नहीं करते। मतलब एक ओवरऑल समझा जाए तो एक फीमेल कैंडिडेट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 11 साल किसी एक कंपनी में रहती है, जो कि ठीक भी है। 11 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है किसी भी एक जगह रहने का, और इसके कुछ बेसिक रीजन है जिसके कारण फीमेल कैंडिडेट इस इंडस्ट्री में रुक नहीं पाती, या कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती एक जगह रह के। क्योंकि जब वो पास आउट होती हैं तो उनका एज होता है ऑलमोस्ट 20 से 21 साल, लेकिन मास्टर डिग्री यदि वो करती हैं तो 23 से 24 साल तक उनका एज हो जाता है। उसके बाद जब वो इंडस्ट्री में आती हैं जॉब करने के लिए, तो सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है उनके लिए उनके बॉस का रिस्पॉन्स। यदि वो अनमैरिड है तो यदि और किसी अच्छे पोस्ट के लिए वो जॉब में अप्लाई करने गई है, तो बॉस का एक सवाल जरूर होता है कि आपकी शादी का क्या प्लान है। मतलब उनका कोई गलत इंटेंशन नहीं होता, लेकिन हर एक कंपनी यही चाहती है कि जो भी इंजीनियर उसके यहाँ अपॉइंट हो एक लंबे समय तक उनके साथ जुड़े रहे, क्योंकि जब उनमें इन्वेस्ट होगा, ट्रेनिंग का इन्वेस्टमेंट होगा, उनको अपने वर्क कल्चर समझाया जाएगा, तो बाद में ऐसा ना हो कि जिससे कि उनको अपना जॉब छोड़ के कहीं और जाना पड़े। और इसीलिए जो सबसे पहला इशू होता है कि इस इंडस्ट्री में 20% सिविल इंजीनियर एजुकेशन पे होते हैं एट द टाइम ऑफ लर्निंग, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 13% फीमेल कैंडिडेट इस इंडस्ट्री में आके जॉब कर पाती हैं, और इस पूरी सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में 87% धाक है मेल कैंडिडेट का। इसीलिए इसे मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री भी कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियों के लिए यहां ग्रोथ नहीं है या फीमेल कैंडिडेट के लिए यहां कुछ नुकसान है। सबसे बड़ा इशू होता है फीमेल कैंडिडेट के साथ कि वो 2-3 साल किसी एक अच्छे कंपनी में जॉब भी कर ले रही हैं और वहां पे वो अपना पावर भी बना ले रही हैं, एक अच्छे लीडरशिप कंडीशन तक पहुंच जा रही हैं, लेकिन जब वो उनकी एज होती है 27 से 28 साल, तो उनको मजबूरी है शादी करना। ये भाई दुनिया का रिवाज है, और मैक्सिमम हमने ये देखा है कि फीमेल कैंडिडेट को ही अपना लोकेशन चेंज करना होता है, अपने मायके से ससुराल जाना होता है। तो जरूरी नहीं है कि ससुराल एक ही शहर में हो, जिसके कारण से मैक्सिमम सिविल इंजीनियर को अपना इंडस्ट्री छोड़ना पड़ता है। जो हमने पिछले ग्राफ में बात किया था कि 1 से 2 साल में ही उनको 36% सिविल इंजीनियर ऐसे हैं जो अपनी जॉब छोड़ना पड़ता है उनको। तो इसलिए जब जहां वो जाती हैं वहां उनको नया जॉब मिल पाएगा या वो उस कंडीशन पे वो जॉब कर पाएंगी, यहां पे एक बड़ा चैलेंजेस है इस कंडीशन पे। लेकिन आज ज्यादातर लोग कार मरम्मत करने वाले को मैकेनिकल इंजीनियर, और जो ठेकेदार या लेबर आदि के साथ काम करता है उनको सिविल इंजीनियर कहने लग गए हैं। आज की दुनिया में ऐसा कोई कोर्स नहीं है जिसके लिए लड़कियां आवेदन नहीं कर सकती, और स्पेशली कहा जाए तो इस इंडस्ट्री में जो इतना बड़ा गैप है
फीमेल और मेल कैंडिडेट के बीच वो सिर्फ और सिर्फ एक मेंटेलिटी है कि हमने सिविल इंजीनियरिंग को लेबर संभालने वाला काम सोच रखा है कि सिविल इंजीनियरिंग का काम सिर्फ और सिर्फ लेबर संभालना, साइड में एग्जीक्यूशन वर्क तक ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग लड़कियों के लिए स्पेशली सबसे बेनिफिशियल हो जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि गेट, आईएएस और स्टेट के जितने भी इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग में फीमेल कैंडिडेट का डिमांड बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो मेल कैंडिडेट है उनके पास एक स्पेशली ऑप्शन है प्राइवेट सेक्टर में और एक अच्छा ग्रोथ है प्राइवेट सेक्टर में, जिससे कि बहुत सारे टैलेंटेड जो इंजीनियर्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ जाते ही नहीं है। लेकिन अदर ब्रांचेस की बात करें तो उनके पास प्राइवेट सेक्टर में कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सब इंडस्ट्री ऐसा है कि जहां मैक्सिमम इंजीनियर गवर्नमेंट में ही जाना चाहते हैं, इसलिए वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन सिविल में वैकेंसीज भी बहुत है और गेट, आईएएस और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में कंपटीशन बहुत कम है रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस, इसलिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है फीमेल कैंडिडेट के लिए यदि वो सिविल इंजीनियरिंग चूज करती हैं तो। लेकिन इससे ही काम खत्म नहीं होता, हम बात करते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग इस इंडस्ट्री में करता क्या क्या है। व्हाट सिविल इंजीनियर डू इन दिस इंडस्ट्री, कह सकते हैं कि रोल इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, जो कि एक सिविल इंजीनियर इस पूरे अपने कायनात पे, मतलब कि वो अपने करियर के स्टार्टिंग से करियर के एंड तक कुछ यही काम करता है, डिजाइनिंग, बिल्डिंग, सुपरविजन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इसी के इर्द गिर्द ही वो उस कामों को संभालता है। जैसे कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट की बात करें इस इंडस्ट्री में, वो है बिल्डिंग, रोड, एयरपोर्ट, टनल्स, डैम्स, वाटर लाइन, ब्रिजेस, रेलवे एंड मेनी मोर, बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। हम आगे बात करेंगे कौन कौन सी इंडस्ट्री है। तो हम जब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है जिसमें जाके सिविल इंजीनियर अपना करियर परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या होता है कि इंजीनियरिंग के बाद फर्दर स्टडी नहीं करते, मतलब वो मास्टर डिग्री की तरफ नहीं जाते, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि इस इंडस्ट्री की बात करें तो स्कोप इन सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें से सबसे पहला है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग, लैंड डेवलपमेंट, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, कोस्टल एंड ओशियन इंजीनियरिंग, ये हर एक पार्ट में मास्टर डिग्री की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए आपको एमबीए करना पड़ेगा, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए आपको स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में एमटेक करना पड़ेगा, ब्रिज इंजीनियरिंग, लैंड डेवलपमेंट, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, कोस्टल एंड ओशियन इंजीनियरिंग, हर एक पार्ट में मास्टर डिग्री होता है। आप सिविल इंजीनियरिंग के भरोसे, इस सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री के भरोसे या सिविल इंजीनियरिंग में इतनी सारी चीजें डिटेल में नहीं सिखाती कि जब आप जाके इंडस्ट्री में किसी काम पे डिजाइन, बिल्ड, सुपरविजन या किसी भी चीजों को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। वहीं और इंडस्ट्रीज की बात करें आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग, वो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, फायर प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग, जनरल इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। तो ये सारे पार्ट में इन्वायरमेंटल से लेके वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग तक हर एक पार्ट में आपको मास्टर डिग्री करना ही पड़ेगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के लिए कोई भी मास्टर डिग्री अवेलेबल नहीं है, ना एमटेक अवेलेबल है, ना आपको एमबीए अवेलेबल है। यदि आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज सिविल गुरुजी का कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस। इट्स कंप्लीटली ऑनलाइन मॉडल, क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम जो फीमेल कैंडिडेट है उनका यही सोचना होता है कि एक फीमेल इंजीनियर सिर्फ और सिर्फ जाके डिजाइनिंग सेक्टर में ही काम कर सकता है, मतलब कि वो सिर्फ आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट के पास वो ड्राइंग, 3D एलिवेशन में ही काम कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है यार, एक सिविल इंजीनियर चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो इस इंडस्ट्री के हर एक डिवीजन में जाके काम कर सकता है, जैसे कि एस्टिमेशन, प्लानिंग, बिलिंग, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, क्वालिटी चेकिंग, मटेरियल चेकिंग, ये हर एक पार्ट में अपना जाके परफॉर्मेंस कर सकता है। क्योंकि ऑफिशियल वर्क बहुत ही ज्यादा होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग का वर्क हो गया, ऑडिटिंग का वर्क हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क हो गया, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा स्कोप है इस इंडस्ट्री में। लेकिन वहां तक लोग पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि लोग कहां देखते हैं कि लेबर के साथ काम करना है साइड में जाके, दैट इज कॉल्ड सिविल इंजीनियरिंग, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। आगे मैं आपको बात करता हूं कि कौन कौन सी और पॉइंट्स हैं जिसके कारण इस इंडस्ट्री में सिविल इंजीनियर एज अ फीमेल कैंडिडेट ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे कि सबसे पहला है मम्मी ड्यूटीज। जैसे कि हमने पहले ही बात किया था कि फीमेल कैंडिडेट को शादी करके अपना घर छोड़ के जाना ही है, उसी के साथ साथ इनके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उनको फैमिली आगे बढ़ानी है, मतलब उनको मां बनना ही है। तो मां बनने का जो प्रोसेस है वो करीब करीब 9 महीने की प्रेगनेंसी और उसके बाद 2-3 साल बच्चे को संभालना, ये एक लंबा गैप हो जाता है उनका और उनके इंडस्ट्री के बीच, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो अपना जो प्रोफेशनल ड्यूटीज है उनको छोड़ के वो पर्सनल ड्यूटीज में ही बिजी हो जाती हैं। एंड द सेकंड वन इज अ ट्रिकी बैलेंस, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हमेशा मेल डोमिनेटिंग नेचर के कारण
एक फीमेल कैंडिडेट को दो ही पहलुओं में बांटा गया है। यदि फीमेल कैंडिडेट थोड़ी सी सॉफ्ट नेचर की है और कह सकते हैं कि वो लोगों से घुलने मिलने वाली है, तो उनको कहा जाता है कि दे आर इनकॉम्पिटेंट, मतलब वो कॉम्पिटेंट नहीं है इस इंडस्ट्री में आगे एज ए लीडर बनने के लिए। और यदि वो टू हार्ड है, मतलब वो पॉइंट टू पॉइंट बात करती हैं, तो उनको कहा जाता है दे आर टू बॉसी, कि वो बॉस की तरह से काम कर रही हैं जबकि वो उनका औहदा छोटा है। एंड द थर्ड वन इज इन फाइटिंग, मतलब कि इस इंडस्ट्री में यदि दो फीमेल कैंडिडेट हैं और एक पोस्ट है तो दोनों आपस में लड़ मरेंगी। मतलब लड़ मरने का मतलब ये नहीं कि बाल खींच के एक दूसरे को मार रही हैं, मेरा कहने का मतलब है कि वो एक दूसरे से इतनी ज्यादा कॉम्पिटेंट रहेंगी कि वो छोटी छोटी चीजों पे इशू क्रिएट करेंगी, जो कि वर्क कल्चर को खराब करता है किसी भी इंडस्ट्री का। एंड द फोर्थ वन इज आइसोलेशन वर्क, मैक्सिमम मेल इंजीनियर आपस में मिलकर काम करते हैं, क्योंकि 87% इंजीनियर मेल ही हैं, लेकिन वहीं पे फीमेल कैंडिडेट अकेले काम करना ज्यादा पसंद करती हैं। मतलब कि वो किसी ग्रुप में रहेंगी तो उनके लिए दो तीन तरीके से अलग अलग तरीके का सोच जनरेट हो जाता है लोगों के पीछे, इसलिए कुछ भी वो परफॉर्म करने से पहले या उस माहौल को खराब करने से पहले वो सोचती हैं कि उनके पास जो टास्क है वो वही परफॉर्म करे और घर जाए, मतलब जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना ही परफॉर्म करें और घर जाएं। वो एक्स्ट्रा वर्क के बारे में सोच नहीं पाते, क्योंकि उसमें कुछ और एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, वो अपन आगे बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क मींस कुछ खराब हुआ काम तो चिल्लाकर हम बात कर सकते हैं लड़कों से, यदि लड़कों ने कुछ गलती किया या बॉस फ्रस्ट्रेशन में है तो वो लड़कों पे उतार सकता है, लेकिन लड़कियों के साथ वो चिल्ला के बात नहीं कर सकता, या कह सकते हैं कि वो जो एक नॉर्मल वर्किंग नेचर होता है कि इरिटेशन होना, किसी गलत चीजों के लिए साउट करना, तो वहां पे दो ऑप्शन हो जाता है लड़कियों के पास, या तो वो जॉब छोड़ देंगी या रोने लग जाएंगी, जो कि एक प्रोफेशनल वर्क कल्चर में सेट नहीं होता। मैं माफी चाहता हूं इस पार्ट को कहने के लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी हद तक जाके सही है। यदि आप मेरे बात से सहमत हो तो नीचे कमेंट में मैं चाहूंगा कि आप सहमति दें। एंड द फीमेल लीडरशिप, इस इंडस्ट्री में कोई भी लड़का लड़कियों के नीचे रह के काम करना नहीं चाहता। जिस तरीके से हमारे देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हुई, वहीं पे सिर्फ एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हुई, वहीं पे कितने सारे मेल कैंडिडेट प्रधानमंत्री हुए। उसी तरीके से यहां पे भी कि कोई भी मेल कैंडिडेट किसी भी फीमेल लीडर के नीचे काम करना नहीं चाहता। फॉर एन लॉन्ग पीरियड पॉलिटिक्स जनरेट होते रहता है किसी भी फीमेल लेडीज के लिए, कि अलग अलग तरीके से कि किसी के साथ जबरदस्ती का नाम जोड़ देना, उनके लिए कुछ गलत अफवाह क्रिएट करना, या उनको डिस्टर्ब करना, अलग अलग चीजों पे कमेंट्स करना। इन सारी चीजों को बैलेंस करके एक लीडर को आगे बढ़ना चाहिए यदि वो इस इंडस्ट्री में जॉब करना चाहती हैं, तो एक अच्छे करियर लेवल पे लेके। अब बात करते हैं कि किस किस तरीके के सॉफ्ट स्किल होने चाहिए एक फीमेल कैंडिडेट के पास या किसी भी सिविल इंजीनियर के पास इस इंडस्ट्री में परफॉर्म करने के लिए। दैट इज वन लीडरशिप स्किल, अटेंशन टू डील, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, नेगोशिएशन स्किल, टीम प्लेयर, टेक्निकल स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड पैशन फॉर लर्निंग। ये ओवरऑल 10 ही क्राइटेरिया है। यदि आप ये जनरेट कर लिए, लीडरशिप स्किल की आप अच्छे लोगों से काम करवा सके, अटेंशन टू डील की आप हर एक अपॉर्चुनिटी को डील कर सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इस इंडस्ट्री में लगातार नए नए प्रॉब्लम आते ही रहेंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि सेम प्रॉब्लम रिपीट हो रहा है, क्योंकि जो प्रॉब्लम पहले हो चुके हैं उसका सॉल्यूशन है, लेकिन इस इंडस्ट्री में हमेशा हर एक काम में एक नया प्रॉब्लम है। नेगोशिएशन स्किल की, जब भी आप लोगों से डील करेंगे तो आपके पास नेगोशिएशन पावर हो। टीम प्लेयर, यदि कोई लीडर है तो उसको लोगों से काम करवाना, लोगों को काम देना, लोगों को आगे बढ़ाना, उनको टीम प्लेयर आना चाहिए। टेक्निकल स्किल, जिसकी हम बात करते हैं कि बिना टेक्निकल स्किल के कोई भी ये जो 5 टॉपिक है वो कवर ही नहीं हो सकता। टेक्निकल स्किल का मतलब एस्टिमेशन, बार बेंडिंग, शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बिलिंग, ये हर एक पार्ट में आप एक्सपर्ट हो। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आप चीजों को आउट ऑफ द बॉक्स जाके समझ सको कि जो काम हो रहा है, यदि आपको अपना कॉस्ट डिडक्ट करना है, टेंडर अचीव करना है, तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल, जिससे आप अपने क्लाइंट और कंसल्टेंट से आप अच्छे से डील कर सको। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तय सीमा पे और अच्छे लोगों के साथ आप अच्छे कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी के साथ चीजों को खत्म कर सको। पैशन फॉर लर्निंग, जितना आपने सीखा है वहां तक आप पहुंच गए हो, आपको और आगे जाना है तो आपको लगातार सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड द लास्ट वन इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जिसको हम बोलते हैं प्रॉज एंड कॉन्स। जो इसके एडवांटेजेस क्या है, इस इंडस्ट्री में यदि आपके पास टेक्निकल स्किल और लीडरशिप स्किल और पूरा आपकी जो हमने पीछे 10 टॉपिक में बात की ये आपके अंदर है, तो आपकी जो पेमेंट होगा वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम होगा, वो आप सेटिस्फाइड रहोगे अपने पेमेंट से। जॉब अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि लगातार इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो लगातार आपको हर जगह पे एज अ फ्रीलांसर भी आपको काम मिल जाएगा, फुल टाइमर भी काम मिल जाएगा।
थर्ड वन इज चांस टू अब्रॉड। जिस तरीके से कहा जाता है कि इंडिया की करेंसी डॉलर के मुकाबले बहुत कम है, दैट इज ऑलमोस्ट 73 रुपीज पर डॉलर, तो यदि आप अब्रॉड जाते हो तो आपकी सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जो कि इंडिया में आप 10-15 साल के बाद जो सैलरी अर्न करोगे एक नॉर्मल कंडीशन पे, आप उतनी ही सैलरी 3-4 साल एक्सपीरियंस के बाद भी आप अब्रॉड में अर्न कर सकते हो। लेकिन फीमेल के लिए बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आज जमाना मॉडर्न हो गया है, लड़कियां सेफ हैं हर जगह, तो आप कहीं भी निकल के एक अच्छी अर्निंग करके रिटर्न आ सकते हो अपने इंडिया में वापस। रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, कि आप लोगों के बीच लोगों की मदद करते हो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, तो आपका एक जो पोजीशन होता है वो अच्छा एक रिस्पेक्टेबल होता है। आप एज अ सर्विस पर्सनालिटी होते हो इस इंडस्ट्री और नेशन के लिए। कॉन्स क्या क्या है, क्या क्या बुराइयां इस इंडस्ट्री की? सबसे पहली बुराई है तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स, क्योंकि जैसे कि कोई भी काम आपने स्टार्ट किया तो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो लेबर जाएंगे नहीं। या कह सकते हो जैसे कंक्रीटिंग हो रहा है तो बहुत लंबे लंबे मास कंक्रीटिंग होता है, तो आपको ऑन साइट पे सुपरविजन के लिए रहना ही है, और एक लेबर आवर्स पे डिपेंड करता है आपका वर्किंग। और तो यदि मिनिमम 8 घंटे का तो लेबर आवर्स होता ही है, और यदि वो डबल हाजिरी या 1.5 हाजिरी जिसको बोलते हैं, या 1.5 टाइम्स यदि वो पर डे काम कर रहे हैं तो 4 घंटा और ऐड हो जाता है, तो मिनिमम 10 से 12 घंटे की पर डे वर्किंग आवर्स होता है। हैजार्ड्स एट वर्क साइट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट है भाई, चाहे आप डैम बना रहे हो, चाहे रोड बना रहे हो, चाहे ब्रिज बना रहे हो, चाहे आप बिल्डिंग बना रहे हो, चाहे आप सिर्फ एक छोटा सा 2 BHK बना रहे हो, हर जगह इक्विपमेंट्स होंगे, मटेरियल्स होंगे, वर्क कंटिन्यू होते रहेगा, तो हैजार्ड्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जिसके लिए सेफ्टी की पूरी प्रिकॉशंस है। सेफ्टी का भी एक पूरी सेफ्टी इंजीनियरिंग भी एक अलग से इंडस्ट्री है जो कि इस चीजों को मेंटेन करने के लिए और क्योर करने के लिए काम कर रही होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि कुछ भी हैपन हो सकता है ऑन साइट, छोटी सी गलती हुआ तो। एंड थर्ड वन इज रिमोट लोकेशन। भी कंस्ट्रक्शन ऐसा चीज है ना कि बना देने के बाद आपने अपनी काम खुद ही खत्म कर लिया, तो आपको हमेशा जो कंस्ट्रक्शन है वो आउट ऑफ द सिटी होता है, रिमोट लोकेशन, जहां पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि आप फैसिलिटी जनरेट करने के लिए ही कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। इंक्रीज रिलायबिलिटी, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट यदि 2-4-10 करोड़ का है तो उसके लिए कोई भी स्पेशलिस्ट सिविल इंजीनियर अपॉइंट नहीं होता, या हायर सैलरी पे अपॉइंट नहीं होता। हमेशा मैक्सिमम सैलरी तभी मिलती है जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रुपयों की होती है। मतलब 10 करोड़ से बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ही अच्छे सिविल इंजीनियर अपॉइंट किए जाते हैं जिनकी सैलरी अच्छी होती है। मतलब 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके लिए एक सिविल इंजीनियर को अपॉइंट किया जाता है, जहां पे सैलरी लाखों पे होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। यदि आपको चीज मेरी ऑफर पसंद आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में चाहूंगा अपना कमेंट्स लिखें कि आपको क्या पसंद आया इस टॉपिक पे, और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इस टॉपिक की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।